नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की ये जो क्लास है इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सा टाइप जिसे हम लोग कहते हैं किस्त पर आधारित प्रश्न वो करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी आप बहुत आसानी से आप किस्तों वाली सवालों को आराम से कर लोगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस क्लास को शेयर करें। ज़्यादा लोगों की संख्या, ज़्यादा लोगों की गैदरिंग जब ही रहेगी तो मैं आगे और भी अच्छे वर्क और भी इनोवेटिव तरीके से आपके लिए वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, और जैसे ही ये सारा कुछ ठीक होगा हम लोग फिर ऑफलाइन जो भी मेरे ऑफलाइन इधर प्रयागराज के आसपास के बच्चे होंगे वो उनकी क्लासेस चलेंगी। अभी तो ये हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी क्लासेस को डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपको आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे किस्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है? किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम आपको दिखाएंगे, कराएंगे। एक मिनट। एक मिनट, आप कुछ समय दिए ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। किस्तों पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट देना। तो सवाल के माध्यम से मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले, सवाल से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको दे दूं, फिर आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। एक्चुअली किस्तों में क्या होता है ना, जब हम कोई भी पैसा या गाड़ी हम खरीदते हैं तो किस्त पे लेते हैं, तो क्या होता है कि हर महीने का, हर साल का, अगर आप महीने महीने वाइज बनाते हो तो हर महीने का जो किस्त होती है वो फिक्स होती है। हर महीने की किस्त जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सवाल को बनाएंगे। यही सेम कंसेप्ट का कि हर महीने की किस्त, हर साल की किस्त, या प्रत्येक बार की, जैसे 10 किस्त आपने बनवाया तो 10 किस्तों की जो जो आएगी, पहली किस्त का जो रकम होगा उतना ही दूसरी का, उतना ही तीसरी का, चौथी का, सारी किस्तें बराबर होंगी। ठीक है, अब इसको लगाओगे कैसे, तो देखो सपोज करना, मान लो कोई अमाउंट पे, कोई पैसे पे आपको 5% का, 5% का आपको ये दिया गया कि भाई हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई वस्तु को दे रहे हैं और हम हर साल समान समान किस्त लेंगे। तो कहानी समझना क्या करना होता है। तो पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया करो। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। ठीक है, 1/20। ठीक है, आई थिंक अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो आप कमेंट्स कर दिया करो। अब देखो, 20 से ये एक बढ़ गया, भाई एक बढ़ेगा तो ऐसे समझना, तरीका यही होता है। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 20 से कोई वस्तु कितनी हो जाएगी, 21, पहली किस्त में। पहली किस्त में 20 से 21। अब दूसरी किस्त के लिए क्या करते हैं, तो तरीका समझना। मैं पहले दो किस्तों के लिए, फिर चाहे जितनी किस्तों के लिए आप लगा सकते हो, जनरली दो किस्त का आपको सवाल आएगा। अब दूसरी किस्त के लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला होता, तरीका होगा कि पहली किस्त के लिए इतना, तो दूसरी के लिए क्या करना, दूसरी बार वाले के लिए या दूसरे साल के लिए ये जो ऊपर लिखा है इसका स्क्वायर कर लेना। इसका स्क्वायर इन द सेंस ये होता है कि यहाँ पर आप किससे गुणा कर दोगे, 20 से, और एक और 20 से दूसरे साल के लिए। तो यहाँ पर 21 से, तो यहाँ पर भी 21 का दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 21 × 21। मतलब 20 से 21 हुआ पहले साल, दूसरे साल क्या होगा, 20 × 20, तो ये हो जाएगा 21 × 21। अब आप बताओ, ये जो है ना, ये ये रिप्रेजेंट करेगा मूलधन को, और इधर वाला रिप्रेजेंट करेगा किस्त को। लेकिन हम जानते हैं किस्तें हर बारी सेम रहती हैं, किस्त हर बार का सेम। यहाँ जो दूसरी किस्त है वो तो कुछ और है,
और ऊपर वाली किस्त कुछ और है। तो अगर मुझे इन दोनों किस्तों को सेम बनाना हो, इधर इधर का रुपया जो होगा वो मूलधन का काम करेगा और इधर की राशि आपकी किस्त काम करती है। ठीक है, तो अगर ये 21 गुणे 21 है, इसको भी वही सेम किस्त बनानी हो, सेम बनाना हो, तो यहाँ किससे गुणा कर दूं मैं, 21 से। ठीक है, और जिससे इधर गुणा करोगे वही राशि यहाँ पर भी गुणा कर दोगे। अच्छा, यहाँ 20 गुणे 20 नहीं कर देना है आपको, आपको किस्त बराबर करनी है, मूलधन का पैसा हर साल का बराबर नहीं करना, क्योंकि मूलधन आपका बराबर नहीं होगा। वो चीजें पहले साल आपने पैसा पेड कर दिया तो नेक्स्ट ईयर वो जितनी अमाउंट बचेगी उसके हिसाब से लगने लगता है आपका। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये किस्त आपकी हो गई 21 गुणे 21, तो आपने 21 का एक्स्ट्रा गुणा किया तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, 21। ये चीज का ध्यान रखोगे, एक दो एग्जाम्पल के साथ और समझाएंगे। अब ये पूरा आपका मूलधन होगा, ये पूरा आपका मूलधन। तो कुल मिला के मूलधन कितना हो गया, ये 400 और 21 दूनी 42, 420, मतलब मूलधन कितना हो गया, 820 रुपया। और आपकी जो किस्त आएगी, एक किस्त, ये तो दो किस्तें हैं, हम किस्त निकालते हैं हमारा कितना होगा, हम पूरी किस्त तो निकालते नहीं, हम ये निकालते कि एक किस्त का पैसा कितना आएगा। तो एक किस्त के लिए चाहे एक तो इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, तो एक किस्त का जो पैसा होगा वो कितना होगा, 441 रुपया। 441 रुपया। अब आप अगर दूसरी किस्त भी जोड़ लोगे तो 441, 441, 800 कितना हो जाएगा, 82 रुपया। तो मतलब आपने 820 रुपया अगर आप उधार लोगे तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 842 रुपया पेड करना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है। तो ये एक 882 रुपया, ये ज्यादा क्यों आ रहा है, उसका कारण बस ये है कि हमको वो जो इंटरेस्ट लगा हुआ है 5%, ये देना है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेके मैं समझा दूं, फिर सवाल पे आएंगे उसके बाद। बहुत आसानी से, बहुत फास्ट, बिना किसी फॉर्मूला के आप लोग सवाल को हल कर सकते हो। बस तरीका मालूम होना चाहिए आपके पास। आपके पास सारे तरीके, जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ वो कंसेप्ट का यूज करो। आगे और भी जो भी टॉपिक चलेंगे वो सब इसी तरीके से ट्रिकी वे में हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखो नेक्स्ट, सपोज करना 10% का इंटरेस्ट रेट रखा गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। तो 10 से ये 1 हो गया, मतलब कितना हो गया, 11। मतलब पहली जो अगर मूलधन आपका 10 होगा तो किस्त कितनी हो जाएगी, 11। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे साल 10 का स्क्वायर, तो 10 गुणे 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, मतलब 11 गुणे 11। इधर मूलधन होता है, ये इधर मूलधन रिप्रेजेंट होता है, और इधर आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, किस्त को। अब आप मुझे बताओ, 11 गुणे 11 किस्तें तो बराबर होती हैं, तो अगर ये 11 गुणे 11 है तो यहाँ पर भी आपको 11 करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने 11 से गुणा किया तो इधर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप बताओ मूलधन कितना हो गया, 11 दहा में 110, 10 दहा में 100, यानी कि 210 मूलधन हो गया। और आपकी एक किस्त, मूलधन पूरा होता है और एक किस्त इसकी कितनी हो जाएगी, 121 रुपया। आई थिंक इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए अब सवाल के माध्यम से करते हैं। ठीक, ओके, 2 मिनट रुक जाओगे आप, शायद इंक कुछ हल्की दिख रही है आपको, विजिबिलिटी कुछ कम होगी। ठीक है, चलो सवाल के माध्यम से अच्छा एक और चीज समझ लो, मान लो 3 साल का केस हो जाता तो यही सवाल में 3 साल का कर देते तो तरीका वही रहेगा। 3 साल हो चाहे 10 साल हो, कंसेप्ट वही रहेगा। देखो क्या करो, पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 गुणे 10 से 11 गुणे 11, तीसरे साल तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार, तीसरा साल है तो 3 बार गुणा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11। किस्तें हर बार बराबर होती हैं, तो यहाँ 2 11, यहाँ 3 11, और यहाँ 2 11, एक 11 का कमी, तो एक 11 का यहाँ गुणा किया। और जब यहाँ एक 11 का गुणा करोगे तो यहाँ पर भी किससे गुणा कर दोगे, एक 11 से।
ऊपर नीचे देखो 2 11 3 11 है, यहाँ पर भी 3 11, यहाँ 2 11 की कमी, तो 2 11 का हमने एक्स्ट्रा गुणा कर दिया। तो अगर यहाँ 2 11 का गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 2 11 का आप एक्स्ट्रा गुणा कर दोगे, तो ये पूरा पैसा आपका मूलधन कहलाएगा। और ये एक राशि आपकी पहली किस्त या एक किस्त, सारी किस्तें बराबर बराबर हो जाएंगी। और यहाँ से आप लोग यूनिटरी कंसेप्ट लगा के सवाल बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा तो और भी अच्छे से चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन है 16,400 रुपया, 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ठीक है, आपसे पूछेगा प्रत्येक किस्त का प्रत्येक किस्त की आपको राशि बतानी है। प्रत्येक किस्त की राशि या प्रत्येक किस्त का मान बताइए। आई थिंक आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाइट आ रहा होगा, है ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त आपको बतानी है। तरीका समझो। देखो ये 16,400 सर जो है ना, ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, इतना पैसा है, इसको आपको चुकाना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। 5% के रेट से चुकाया जाना है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। आशा करते हैं इतनी बातों में किसी को दिक्कत नहीं, इतने दिन से मैं ये काम करते चला आ रहा हूँ। ठीक है, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21। तो पहली किस्त जो होगी वो तो होगी 20, सॉरी 20 मूलधन होगा, तो पहली किस्त होगी कितनी? 21। दो किस्तों में चुकाना है और समान किस्तों में, तो दूसरी किस्त होगी, पहले दूसरा मूलधन क्या कर लेंगे, तो यहाँ 20 × 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 21 × 21। ठीक, क्योंकि ये किस्त होता है और इधर मूलधन लिखा जाता है। ठीक, तो अगर ये किस्त समान लेनी है तो समान किस्त वो कहा है, इसका मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ किससे गुणा कर दूंगा? 21, है ना, ये भी 21 तो यहाँ 21 से गुणा। अगर मैंने यहाँ 21 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है जितने एक साइड जो वर्क करो वही सेम वर्क यहाँ पर भी करो। बस आ गया उत्तर आपका। ये पूरा आपका मूलधन होगा, याद रखना। ये पूरा पैसा, तो पूरा पैसा कितना हो गया? 20 × 20 कितना? 400, और 21 × 42 420, मतलब कितना हो गया? 820। मतलब मूलधन कितना रुपया हो गया? 820। कब? जब मूलधन आपका 820 है तो प्रत्येक किस्त कितनी आएंगी? तो 21 × 21 कितनी होगी? एक 441। तो जब मूलधन 820 है तो प्रत्येक किस्त आएगी 441। लेकिन भैया मूलधन तो 16,000 कितना है? 400। मूलधन 16,400 है, मतलब 820 की वैल्यू हमको दिया है 16,400। बस आ गया उत्तर। अगर 820 की वैल्यू 16,400 है तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी, देखो ऐसे समझो, इसको अलग से मैं कर दूं, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये 820 तो हमने मूलधन माना है और सवाल ने मूलधन कितना दिया है? 16,400। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 820 बराबर 16,400।
तो एक बराबर क्या हो जाएगा, देखो जीरो जीरो से कट गया, 82 दूना 164, 20, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया, 20। अपने को किस्त निकालना है, तो अगर हमने माना 820 तो मेरा किस्त आई 441, जबकि मेरा मूलधन कितना है, तो मूलधन के हिसाब से एक का मान कितना आया, 20। तो मेरी किस्त अब जो वास्तव में हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो एक का वैल्यू 20, तो 441 का वैल्यू निकाल लेते, 0, 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब जो किस्त आएगी वो कितनी आएगी, 8820। जो किस्त आ जाएगी वो आ जाएगी 8820। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा सबको, है ना। आज कुछ लाइट ज्यादा ही दिख रहा है मेरे लैपटॉप में, हो सकता है आप लोगों को दिखे, देख लेना। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे सवाल को। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, एक बारी समझ गए तो बहुत इजीली आप कर ले जाओगे। एक बारी मैं इसको आप वापस से करके देख लेना सवाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक बारी पीछे करके आप सारी चीजों को वापस से देख लोगे। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपया 550 रुपए के ऋण को दो समान किस्तों में दो समान किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त बताइए। ठीक है, 10 सेकंड का समय देता हूं, चलो 20 सेकंड दे दिया। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए के ऋण को दो समान किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त का आपको मान बताना है। जल्दी से ज्ञात करके बताइएगा, जल्दी से आप लोग ज्ञात करके बताइएगा। ठीक है, सॉल्व करिए आप लोग फ्रिक्वेंटली। ओके, तो आ गया होगा उत्तर 360 रुपीज। 360 रुपीज, आई थिंक सब लोगों का आ गया होगा 360 रुपीज। ठीक है, और देखते हैं। देख, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। 20 25 तो 5 से एक बढ़ेगा मतलब 6 होगा, मतलब पहली किस्त 5 से अगर मूलधन होगा तो किस्त कितनी पड़ेगी, 6। लेकिन दूसरे साल के लिए क्या होगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 6। ओके, अब आपसे कह के आ रहा है कि यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर भी प्रत्येक किस्त बराबर रखनी है, तो ये किस्त है, ये मूलधन। ये 6 गुणे 6, एक 6 एक्स्ट्रा कर देंगे। देखो यहाँ 6 ही केवल था, तो एक 6 मैंने एक्स्ट्रा गुणा कर दिया, क्योंकि किस्त बराबर करनी है, हर साल की किस्त सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ 6 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 6 से गुणा। तो अब मूलधन निकाल लो। देखो 25 और 30, 5 छक्का 30, 30 और 25 कितना हो गया मूलधन, 55। और यहाँ से एक किस्त निकलती है, किस्त एक निकलती है, मूलधन पूरा निकलता है, ये पूरा मूलधन। तो यहाँ से किस्त जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 का 36। ठीक है, अब सीधी सी बात है,
पैसा हमको उधार दिया गया है ना, मतलब ये मूलधन है। मतलब 55 की वैल्यू अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 55 की वैल्यू 550, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 55 दहामा 550, 55 की वैल्यू 550 तो एक की वैल्यू 10, तो यहाँ से 36 की वैल्यू हो जाएगी 36 गुणे 10 मतलब 360, मतलब जो किस्त निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 360। आई थिंक इतना बात सबको समझ आ गया होगा, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कमेंट करोगे आप? फिर से समझ लो, 20% फ्रैक्शन 1/5, 20% का 1/5, 5 to 6 हो जाएगा, एक बढ़ेगा। तो पहला साल 5 से 6 हुआ, दूसरे साल होता है क्या, स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, यहाँ भी 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो अभी हम करेंगे क्या, दोनों साल किस्त बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 6 तो यहाँ पर भी 6, उसके बाद सॉल्व कर लोगे आप। क्लियर हुआ? ठीक है। अब उल्टा सवाल मान लो दे दिया जाए, कभी आपको किस्त दे दिया जाए और मूलधन पूछे, कोई बात नहीं, मैं किस्त के बराबर उसको करके सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो अब की बार मैं आपसे सवाल में किस्त दे रहा हूँ। ठीक है, किस्त दे रहा हूँ, किस्त की वैल्यू दे रहा हूँ, और आपको बताना है कि उसका मूलधन कितना होगा। ठीक है, फिर एक सवाल लेंगे 3 साल वाला। लिखिएगा, किसी धन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो समान किस्तों में चुकाना है, यदि प्रत्येक किस्त यदि प्रत्येक किस्त 1322 हो, 1322 रुपया हो, तो वह धन या मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, वह धन या जिसे हम लोग मूलधन कहते हैं वो निकालें। 1322 की जगह पे 1323 करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन जल्दी से इसको सॉल्व करें आप लोग, 10 सेकंड देते हैं। किसी धन के 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो समान किस्तों में चुकाना है, यदि प्रत्येक किस्त 1323 हो तो मूलधन। अब की बार एक किस्त का मान दे दिया आपको। ठीक है, प्रयास करो। आज ये टॉपिक समाप्त होगा, कल हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास से सांख्यिकी करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स करेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग सारी कंडीशंस को करेंगे, जो भी हम लोग के सिलेबस में चीज़ों को दिया गया है वो करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी, पूरा समाप्त सिलेबस। फिर वापस आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन अपना। चलो देख लेते हैं, 5% 1/20, 20 से कितना होगा 21, तो एकदम ये एक वाक हो गया होगा आप लोगों के लिए, 20 और 1 21। दूसरे साल 20 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 21 गुणे 21, यहाँ किससे गुणा 21 से,
तो यहाँ पर भी किससे गुणा, 21 से। तो मूलधन अल्टीमेटली कितना हो गया, 21 दूनी 42, 420, और ये 400, मतलब 820 मूलधन हो गया। प्रत्येक किस्त कितनी निकल के आई, 441, ये किस्त हो गई। अब की बार इसका वैल्यू नहीं दिया है 1323, अब की बार किस्त दिया है, मतलब 441 का मान दिया है। 441 बराबर 1323, 441 से यहाँ 1323 हो जाएगा, 300 के 12, 300 के 12 एक 13, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया, 3। एक का वैल्यू 3 आ गया। आपने को मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है 820, तो 820 में 3 से गुणा कर दो, 0 3 दूना 6, 8 3 का 24, 2460 रुपया मूलधन हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है, तो किस्त देकर आपसे मूलधन पूछ सकता है, मूलधन देकर किस्त पूछ सकता है। आप बहुत तेजी से, बहुत आसानी से सवाल का उत्तर दे सकते हो। देख लो, समझ लो, सीख लो। अब मैं 3 साल का एक सवाल करा के आज का सेशन समाप्त करता हूँ। ठीक है, चलो मिटा दिया जाए, देख लेना आप लोग। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करो, हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन में से कर दूं, ऐसे कोशिश करता हूँ ना हो, बट अभी ऑफलाइन क्लासेस में तो कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो बच्चे बता देते हैं। अभी यहाँ क्या होता है कि अपने से लगाना होता है, तो अगर हम गलती भी करते हैं तो वो दिखता नहीं है ना, तो कभी कभार ये गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, अब आओ 3 साल के लिए एक सवाल लिख लेते हैं। इसी धन का 5%, 10% चक्रवृद्धि ब्याज, इसी धन को लिखना, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में, 3 समान किस्तों में वापस करना है, यदि प्रत्येक किस्त यदि प्रत्येक किस्त 6,655 रुपया हो, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, आओ समझा देते हैं आपको। ये 3 किस्तों में बांटना है आपको। इस सवाल को कितने किस्तों में कहा है, 3 किस्तों में। ठीक है, अब देखो कैसे आप इसको लगाओगे। सेम प्रोसीजर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, 10 से ये 1 हुआ तो मतलब 11 हुआ, तो पहले साल तो पहली किस्त 10 से 11, दूसरी क्या होगी 10 × 10, तो यहाँ हो जाएगी 11 × 11। तीसरी साल 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगी 11 × 11 × 11। हर साल की किस्तें बराबर रखनी है। इसका मतलब जहां जहां पे भी देखो, सब में इसमें मैक्सिमम 3 11 है, तो यहाँ पर भी 3 11 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि किस्तें बराबर रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 11 से एक्स्ट्रा गुणा कर दिए, तो अगर 1 11 से यहाँ गुणा किए तो इस साइड भी 11 से कर देना पड़ेगा। अब ऊपर एक ही 11 है, मतलब 2 11 से गुणा करना पड़ेगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा 2 11 से गुणा कर दिया। बस ये एक किस्त हो गई और ये पूरा आपका मूलधन हो गया। बस आ गया। चलो निकालने, 11 11 121, 1210, 1100, 1000, यही है ना। अब जोड़ लें तीनों को, तो मूलधन हो जाएगा 0 1 2 1 3, 1 2 3, 3,310 मूलधन हो गया। और जबकि ये हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब 1331, ये किस्त हो गया, ये मूलधन हो गया। अब अपने को किस्त दिया है 6,655, मतलब 1331 का मान दिया है,
6655। जहां तक मुझे दिख रहा है ये 5 बार जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 5 बार। 13 25 65, 5 1 9 5 15, 13 25 65, ठीक है। एक का वैल्यू हो गया 5। अपने को वह धन पूछा है, तो ये तो हमने माना है 3310, तो वास्तव में कितना होगा, तो ये 5 टाइम्स हुआ, हमारे मानने से 5 गुना ज्यादा हमारा किस्त हुआ, तो हमारा मूलधन भी 5 गुना हो जाएगा ज्यादा, तो इसमें 5 से गुणा कर दें, तो हमारा मूलधन हो जाएगा 0, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, तो ये आ जाएगा 5 0 5 15 16, ओके, 16,550 आपका मूलधन हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ओके, अच्छे से आप लोगों ने ढंग से समझा होगा, आशा करते हैं सारी चीजें प्रॉपर वे में आपको समझ आई होंगी। ठीक, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, हम लोग अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अपना इस सांख्यिकी वाला पोर्शन में आपको कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो आज तक विधि व्यास समाप्त हुआ। जो मैंने बुक आप लोगों को मेरे द्वारा जो बनाई गई, मैंने जो कंपाइल किया हुआ है बुक, उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में आपको दे दिया हुआ है। तो उन बुक से आप चाहो तो सवाल लगा सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो। बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर मैं कैसे, वो बुक में बड़ा छोटा छोटा लिखा गया है। तो देखो भाई, मैं फिर से आपको बता दूं कि वो जो बुक लिखी थी मैंने, वो एक्चुअली उसको अभी देना था टाइपिंग के लिए, है ना, पब्लिशर को वो देना था, वो टाइप कर वर के अपना अच्छे से पब्लिश करते वो सारा कुछ। लेकिन तब से ये सारा कुछ समस्याएं आ गई, लॉकडाउन वाली स्थिति आ गई। फिर भी आप तरीके से पढ़ोगे, उसको मैंने ऐसा सेट कर दिया है, उसको इस तरीके से बनाया है, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा एफर्ट। आप तरीका क्या होगा, आप अपने मोबाइल को ऐसे करके पढ़ते हो, आप उसको हॉरिजेंटल कर लो, है ना, लैंडस्केप। जब आप लैंडस्केप कर लोगे, तो अब आप एक क्वेश्चन पकड़ो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस एक क्वेश्चन को जूम करो पूरे स्क्रीन में। भाई इतना बड़ा ही तो आपके सवाल की कॉपी का पन्ना रहता है, जितना ही बड़ा स्क्रीन रहती है आपकी, उतने बड़े में अब आपको नहीं दिखे तब तो भाई आपको अपने चश्मे का नंबर चेक करवाना होगा, है ना। तो आप उसको जूम कर लेना, और जूम करके बहुत तरीके से मैंने लिखा हुआ है, नंबर एक सवाल देखना, उसको लगाना, फिर आप बस स्लाइड को ऐसे कर दोगे तो दूसरा सवाल अपने आप आ जाएगा, फिर ऐसे कर दोगे तीसरा। आपको बार बार भाग के पहले से लास्ट पेज में नहीं आना है, सवाल लगाया उसी के नीचे आंसर दिया है मैंने, तो अगर आपका उत्तर मैच करा तो ठीक है, आगे बढ़ो, नहीं तो फिर से उस पर वर्क करो। ये तरीका होता है, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए तो अब ये मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर तक तो ये कोई मैं किताब आपको नहीं करा पाऊंगा, है ना, वो पब्लिश हो ही नहीं पाएगा, वो देना फिर, अभी स्थितियां भी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है मैं अपना सारा कुछ इसमें इन्वेस्ट करूं पैसा रुपया। इसलिए आपको जो पीडीएफ दिया हूं उसको यूटिलाइज करो, उसको अगर आप चाहते हो, आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। चाह है तो राह है, ये एक कहावत है ना। अगर आप चाहते हो उसको करना तो आप इजीली कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो उससे। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। ओके, तो ये काम करके आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को शार्प कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।